गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको कंसंट्रेट करेंगे, उनसे जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनमें जो भी सैंड, जो भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनको हटाएंगे उससे, और जो हमारा ओर है उसको कंसंट्रेट करेंगे। तो देखो, जो मेथड बेस करता है इस पर, सबसे पहले वो क्या है, जैसे आप कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कभी मज़े मज़े में क्या करते हो, अंदर की तरफ हवा फेंकते हो, तो क्या होता है, बबल्स बनते हैं और वो बबल्स सरफेस पे आते हैं। ठीक, तो इसी मेथड का यूज़ किया गया है कि जो बबल्स होंगे ना, उनके साथ सल्फाइड ओर्स ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे और फ्रोथ बनाएंगे। ठीक, और उनको हम बाहर निकाल देंगे। समझ में आ गया। बट ये इतना आसान नहीं है। क्यों? सबसे पहले जो हमारा सल्फाइड ओर है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक लव। तो वाटर का लव मतलब वाटर की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। समझ में आया। हमें उसको बनाना है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब डर। वाटर से डरेगा तो वाटर से दूर जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोफोबिक सबसे पहले हमें उसको बनाना है ताकि वो बाहर आ पाए। तो कैसे होगा, देखो, देखो पहले ये हमारा फिगर है, ये कंटेनर है। ठीक, इसमें वाटर है, इसमें हमने ओ डाला, ऑयल डाला, ठीक, कलेक्टर्स वगैरह डाले, और देखो ये नीचे पैडल्स हैं। हाई प्रेशर में यहाँ से एयर डाली और थोड़ा स्टिर किया, मतलब घुमाया, ताकि बबल्स और ज़्यादा बने। ठीक, आसानी से बने। अब देखो क्या होता है, जो हमारा ओर है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। हमें इसको हाइड्रोफोबिक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कलेक्टर्स डालेंगे। ठीक, तो जो कलेक्टर यहाँ हम डालते हैं वो डालते हैं सोडियम इथाइल जेंथेट या पोटेशियम इथाइल जेंथेट। तो उसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया C2H5OCS, ये SNA, ये सोडियम है। ओके, या तो सोडियम या तो पोटेशियम, सोडियम इथाइल जेंथेट या तो पोटेशियम इथाइल जेंथेट। अब क्या होता है, देखो जो ये पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर जाने की कोशिश करता है और ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। तो ये हम एज अ कलेक्टर डालते हैं। अब देखो क्या होता है, जो ये पोर्शन होता है ना, इसको हमारा और एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, समझ रहे हो, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट और एब्जॉर्ब कर देता है। तो कैसे करेगा, ये ऐसे, ये पूंछ है, ये जो कार्बन चेन है ये पूंछ है। ओके, तो ऐसे चारों तरफ से क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ गई इतनी बात। ओके, और जो ये पूंछ है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओर को हाइड्रोफोबिक बनाया ताकि वो वाटर से दूर जा सके। अब देखो क्या होता है, कैसा दिमाग लगाया है साइंटिस्ट ने। जो ये हमारा बबल होता है इसके अंदर हवा होती है, वाटर नहीं होता है। तो क्या होता है, जो ये चेन है, ठीक, जो ये हाइड्रोफोबिक चेन है वो इसके अंदर आ जाती है और यहाँ रह जाता है बाहर। ठीक है, ये तो ऐसे ही और यहाँ चिपक जाता है बाहर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो ये हाइड्रोफोबिक चेन है ना, इसको वाटर से दूर जाना है, और यहाँ वाटर के अंदर एक ही प्लेस है ऐसा, कौन सा, बबल के अंदर वाला प्लेस जहाँ की वाटर नहीं है। ये समझ में आया। अब क्या होता है, बबल को अब सरफेस पे जाना है, वाटर सरफेस पे जाना है ऊपर की तरफ, जो कि नेचुरली होता है। ठीक, ये वाटर सरफेस है।
अब इसको सरफेस पे जाना है, तो ये चले गया, सरफेस पे जाएगा ही जाएगा। ठीक, सरफेस पे जाएगा तो हम इसको आसानी से बाहर निकाल देंगे। बट दिक्कत क्या आती है, सरफेस टेंशन ज़्यादा लगता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, ये सरफेस है वाटर का, ओके। और यहाँ पे जैसे यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, मतलब अंदर कहीं, ठीक। हर मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्ट होता है दूसरे मॉलिक्यूल से, मतलब दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से, ओके। बट सरफेस पे क्या होता है, ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, वो सरफेस के मॉलिक्यूल से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और साथ ही साथ नीचे की तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगता है, समझ रहे हो। और जो हमारा बबल है उसको ऊपर की तरफ जाना है। बट सरफेस टेंशन की वजह से जैसे हमारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं तो बड़े बड़े वहाँ प्लांट्स होते हैं, समझ रहे हो, बड़े बड़े क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और जो एक बबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकेंड्स तक, मतलब मैक्सिमम 60 सेकेंड्स तक सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज वो फूट जाता है, समझ रहे हो। और ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, फ्रोथर्स डालेंगे, जिनको सर्फिकेंट्स भी कहते हैं, सर्फिकेंट्स भी कहते हैं, जैसे कि आयन ऑयल, फैटी एसिड्स हो गए कुछ, ओके। ये काम करते हैं फ्रोथर्स या सर्फिकेंट्स हम कह सकते हैं। वैसे बुक में इनको भी कलेक्टर्स ही कहा गया है, जो भी जेंथेट्स वगैरह हैं उनको भी कलेक्टर्स कहा है और इनको भी कलेक्टर्स कहा है। बट ये क्या होते हैं, फ्रोथर्स होते हैं, या इनको हम सर्फिकेंट्स भी कहते हैं। अब देखो ये काम क्या करते हैं, ये सरफेस टेंशन ख़त्म करते हैं या कम कर देते हैं। देखो कैसे, यहीं पे बना लेते हैं। देखो जो पाइनॉल होता है उनकी जो चेन होती है हाइड्रोफोबिक वाली, वो बाहर रह जाती है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जो आयनिक पार्ट होता है या पोलर पार्ट होता है, वो यहाँ अंदर रह जाता है, ऐसे, ठीक। अब देखो सरफेस पे क्या होता है, ये सरफेस है और ये पाइनऑल के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप कहेंगे कि इनके मॉलिक्यूल सरफेस पे क्यों हैं, और जो जेंथेट है वो भी तो ऐसा ही मॉलिक्यूल है, तो वाटर के अंदर क्यों है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो वाटर के अंदर है, और इसकी डेंसिटी कम है तो ये बाहर ही रह जाता है, ठीक है। फोबिक पार्ट तो बाहर ही रह जाता है। अब देखो पाइनऑल के मॉलिक्यूल्स आने से क्या हो जाता है, सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, होंगे ही, क्योंकि कुछ सरफेस पे क्या हो जाएंगे, पाइन ऑयल के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब नीचे जो फोर्स लग रहा था वो अब कम लगेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हमारा ये बबल है, ठीक, और ये चेन ऐसी है, ठीक, और बाहर क्या है, ओर है, ठीक, ओर है। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसको, जो ये बाहर ओर है, ठीक, वो क्या कर जाता है, एड्जॉर्ब करता है, एड्जॉर्ब है, एड्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो ये पाइनऑल के हाइड्रोफिलिक पार्ट को एड्जॉर्ब कर देते हैं, जो ये बबल के सरफेस पे क्या है, ओर है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट को एड्जॉर्ब करेगा, ठीक। और ये चेन, जो ये ऊपर चेन है हाइड्रोफोबिक चेन, ये इसको ऊपर खींच देगा सरफेस पे। तो ऐसे ही बहुत सारे बबल्स सरफेस पे आ जाएंगे, तो ये फ्रोथ बना देगा, झाग बना देगा, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। समझ में आई ये बात, ठीक।
अब हम स्टेबलाइजर्स भी रखते हैं, ये भी डालते हैं कुछ, ठीक है। क्रिजॉल्स हो गए या एनिलीन हो गए, इनको भी हम डालते हैं। ये भी ओर के सरफेस पे क्या होते हैं, एडसॉर्ब होते हैं, तो आसानी से ये बबल्स फूटते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इस फ्रोथ को निकाल सकते हैं, मिनरल फ्रोथ को। ओके, तो एट लास्ट हमें क्या समझ में आया कि जो गैंग पार्टिकल्स थे, जो अनवांटेड पार्टिकल्स थे, वो वाटर के साथ भारी होके नीचे सरफेस पे बैठ गए या बॉटम पे बैठ गए, और जो ओर था उसको किसने वेट किया, गीला किया, एट लास्ट ऑयल ने। समझ में आया, किसने उसको वेट किया, ऑयल ने। और जो गैंग पार्टिकल है उसको किसने वेट किया, वाटर ने। अब देखो, अगर हमारे पास 2 सल्फाइड्स और हो गए तब क्या करेंगे, हम दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे। या तो हम वाटर और ऑयल की जो क्वांटिटी है उनको बैलेंस करके ये चीज़ कर सकते हैं, या तो हम डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, डिटर्जेंट का हम यूज़ कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास 2 सल्फाइड्स हो रहे हैं, एक है ZnS और दूसरा है हमारे पास PbS, ठीक। तो हम डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे, किसका, डिटर्जेंट का। तो ये है हमारे पास NaCN या KCN। अब क्या होगा, ये ZnS से रिएक्ट कर जाएगा और एक वाटर सॉल्युबल लेयर बना देगा ZnS के बाहर। ओके, तो ZnS प्लस NaCN इज इक्वल टू ZnCN होल 4 के -2। ओके, और PbS को आसानी से फिर हम बाहर निकाल सकते हैं, जो भी हमारा मेथड है उससे। अब जब PbS पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा, फ्रोथ के द्वारा पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद हम एक्टिवेटर्स का यूज़ करेंगे, जो कि फिर से इसको ZnS में चेंज कर देगा, उसकी जो बाहरी वाटर सॉल्युबल लेयर है उसको हटा देगा। तो फिर एक्टिवेटर जो हमारे पास है वो है CuSO4। CuSO4 ये हमारे पास एक्टिवेटर है। तो देखो क्या करता है, ZnCN का होल 4 ये -2 प्लस CuSO4, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है CuCN होल 4 और ये -3। ओके, तो हमारे पास फिर से आ जाता है ZnS। फिर हम इसको, जो हमारा फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड है उससे हम अलग कर सकते हैं फ्रोथ के द्वारा, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। तो ठीक है, थैंक यू।